रीबर्थ ऑफ मैड मैरिज एपिसोड 5। निधि और रश्मि की भौहें आपस में जुड़ गई। वो दोनों गुस्से से तिलमिला उठी। बारात में आए सभी मेहमान अवाक रह गए थे। उसके सामने जो लड़की दुल्हन बनकर खड़ी थी और जो बेहद मासूम लग रही थी, वो इस वक्त किसी देवी की तरह आंखों में तेज और चेहरे पर गुस्सा लिए दहाड़ रही थी। रश्मि को अपनी बुराई बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने रोने का नाटक शुरू कर दिया और मासूम बनते हुए बोली, रिद्धिमा, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? मैंने अपने भाई की शादी तुमसे होने दी और तुम उनकी दुल्हन बनकर आने वाली थी तो हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम्हारी खुशी चाहते थे हम। हमारी माँ, जिनकी तुम बुराई कर रही हो, क्या उन्होंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया? रश्मि ने आगे कहा, मेरी माँ ने तुम्हें शादी की शॉपिंग करवाई और तुम्हारे लिए महंगे से महंगे इंतजाम किए। मेरे भाई ने हल्दी के लिए इतना अच्छा इंतजाम किया और तुम्हें ये सब कुछ नहीं दिखाई दिया। बीच में निधि खुद पड़ी और बोली, हाँ रिद्धिमा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरा भाई किसी और लड़की के साथ है? वो तो हर वक्त तुम्हारे लिए माँ से लड़ता रहता था। उसके कारण हम सब तुम्हें झेलने को मजबूर हो गए। वहीं तुम जैसी भिखारी लड़की को अपने घर अपनी पत्नी बनाकर लाना चाहता था। रिद्धिमा के बारे में भिखारी शब्द सुनकर वेद नैना को गुस्सा आ रहा था। अथर्व की मुट्ठियां कस गई थी। अथर्व ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। रिद्धिमा मंडप में सबक बीच खड़ी थी। निखिल का परिवार खड़ी खोटी सुना रहा था क्योंकि उन्हें निखिल का ये सच नहीं मालूम था। ये सच था कि निखिल का परिवार लालची था और स्वरा किसी अमीर लड़की से शादी करने के बारे में सोच रही थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि रिद्धिमा भी अमीर है और वेद का सपोर्ट है उसे, तो उन्होंने ये सोचा कि अब उन्हें रिद्धिमा से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो उनके लिए सोने की मुर्गी बराबर हो गई थी। लेकिन उन्हें निखिल के बारे में नहीं पता था। निखिल ने किसी को नहीं बताया था, अपनी माँ को भी नहीं। निखिल की जिंदगी में एक लड़की थी और वो माँ बनने वाली थी। निखिल उस लड़की से प्यार करता था या नहीं, इसका नहीं पता, लेकिन वो उसी के बच्चे की माँ बनने वाली थी। निधि ने फिर से ताव में आकर कहा, मेरा भाई प्यार करता है तुमसे और तुम उसी पर इल्जाम लगा रही हो रिद्धिमा। छी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हारे पास पैसा आ गया है तो तुम किसी अमीर बंदे को फंसाने के पीछे हो? मेरा भाई अब तुम्हें गरीब लगा है और इसलिए तुम ये सब नाटक कर रही हो। हाँ, मैंने सही कहा ना? रिद्धिमा ने निधि की बात सुनी तो गुस्से से बोली, ये सच नहीं है। निधि, तुम्हारे भाई ने केवल मुझे नहीं तुम सबको भी धोखा दिया है, या फिर एक मिनट, कहीं तुम सब इसमें मिले हुए तो नहीं हो? बकवास बंद करो और अपना नाटक भी। ये शादी नहीं रुकेगी और तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी रिद्धिमा। तुम हमारे परिवार का नाम नहीं डुबो सकती। स्वरा ने अब और गुस्से में कहा। वो अब हर हाल में रिद्धिमा को बहू बनाने के लिए तैयार थी। स्वरा के इस तरह से धमकाने पर रिद्धिमा ने गुस्से भरी नजर उसके ऊपर डाली। तभी अथर्व आगे आया। उसने रिद्धिमा के सामने खड़े होते हुए स्वरा की ओर देखकर दांतों को पिसते हुए कहा, अगर रिद्धिमा ने कह दिया कि उसे ये शादी नहीं करनी है, तो मैं भी देखता हूं उसे ये शादी करने के लिए कौन मजबूर करता है। तुम कौन हो जो बीच में बोल रहे हो? हाँ, हमारे परिवार के मैटर से दूर रहो, स्वरा ने तिलमिलाते हुए कहा। वहीं अथर्व के वहां आने पर रिद्धिमा ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। स्वरा की बात सुनने के बाद अथर्व गुस्से से बोला, मैं जो भी हूं उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा यहां से सही सलामत जाए तो अपने बेटे का हाथ पकड़िए और यहां से बारात वापस ले जाइए। स्वरा, रश्मि, निधि और विनय के चेहरे पर 12 बज गए। सभी मेहमान गॉसिप करने लगे। स्वरा को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी और निखिल अब चुप था। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ आगे कुछ कहे क्योंकि गलती निखिल की थी। लेकिन स्वरा जैसे जिद पर अड़ गई। उसने गुस्से से कहा, देखो, मुझे नहीं पता कि ये लड़की क्या बकवास कर रही है, लेकिन मैं इसे अपने परिवार के इज्जत के साथ खेलने का मौका नहीं दूंगी। ये झूठा आरोप नहीं लगा सकती मेरे बेटे पर। इस लड़की से कहो, या तो ये सबूत दे कि मेरा बेटा झूठा है या फिर वो उससे शादी करे। सबूत का नाम सुनकर रिद्धिमा का चेहरा मुरझा गया। रिद्धिमा ने उस वक्त कैसे खुद को संभाला था, ये वही जानती थी। उसे तो आइडिया भी नहीं था कि अपनी बात साबित करने के लिए उसे सबूत की जरूरत होगी। रिद्धिमा के चेहरे की तरफ देखकर निखिल भांप गया कि उसके पास सबूत नहीं है। वो मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ रिद्धि, तुम सबूत दो। मैं जानता हूं तुम मुझे गलत समझ रही हो। यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है क्योंकि तुमने मुझे ऐसा करते कुछ नहीं देखा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। निखिल को अब एक मौका मिल गया था। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे जीत हासिल हो गई हो।
लेकिन तभी इतनी देर से शांत बैठी नैना ने रिद्धिमा का हाथ अपने हथेली में लिया और निखिल की तरफ देखकर बोली, रिद्धिमा, मेरी बहन है और अपनी बहन को किसी मुसीबत में नहीं फंसने दे सकती थी निखिल, इसलिए तुम्हें सबूत की जरूरत है ना, तो सबूत मैं दूंगी तुम्हें। जैसे ही नैना ने ये कहा सबकी नजरें उसके ऊपर चली गई। रिद्धिमा ने आंसू भरी नजर से उसे देखा, उसकी आंखों में हैरानी भी थी। तभी नैना ने रिद्धिमा को हैरान देखकर उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, रिद्धि, मैंने निखिल और उस लड़की को देखा था, आज ही नहीं, आज से पहले भी। जब मैं अपने क्रू पार्टी में गई थी तब मैंने उस लड़की को वहां पर देखा था। उसका नाम अलीशा है। अलीशा मेरे क्रू में शामिल है और उस दिन मैं पार्टी से निकलने वाली थी तभी मैंने उसे निखिल के साथ जाते हुए देखा था और दोनों को गले लगते हुए भी। उस वक्त मैं सबूत इकट्ठा करना भूल गई थी, लेकिन आज जब मैंने उसे वापस से देखा तो हैरान हो गई और मुझे समझ आ गया कि वो यहाँ पर निखिल से ही मिलने आई है। इसलिए मैंने चुपके से उनकी वीडियो बना ली थी। मैं ये तुम्हें दिखाने आने वाली थी, लेकिन मैंने देखा कि तुम खुद ये अपनी आंखों से देख रही हो, तो मुझे लगा कि अब मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब तुम अपनी जिंदगी का फैसला आसानी से ले सकती हो। इसलिए मैंने इस शादी को रोकने की कोशिश नहीं की। वहां पर सब स्तब्ध खड़े थे। नैना ने प्रोजेक्टर पर वो वीडियो भी प्ले कर दिया। उस वीडियो में अलीशा निखिल से गले मिलकर रो रही थी और अपने होने वाले बच्चे की दुहाई दे रही थी। निखिल ने साफ साफ कहा कि वो रिद्धिमा से इसलिए शादी कर रहा था क्योंकि वो उसके रेस्टोरेंट की जमीन को हड़पना चाहता था। लेकिन निखिल को सबसे अच्छा ये लगा कि रिद्धिमा को फंसाओ और प्यार का नाटक करो, फिर खुद वो रेस्टोरेंट उसके नाम हो जाएगी। निखिल की नज़र शर्म से झुक गई। स्वरा और निखिल का परिवार भी अब निशब्द हो गया। रिद्धिमा के गालों पर आंसू लुढ़क आए। वेद नैना को देख रहा था। एक स्ट्रॉन्ग लड़की की तरह नैना अपनी दोस्त रिद्धिमा के लिए खड़ी थी। आज वेद के सामने दो लड़कियां थी, उसकी पत्नी नैना और उसकी शाली रिद्धिमा। ये दो मजबूत लड़कियां जिन्हें अपना सम्मान प्यारा था, जो अपने लिए लड़ना जानती थी, जो प्यार को सम्मान पर हावी नहीं होने देने वाली थी। वेद उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। वो सब कुछ 1 मिनट में सॉल्व कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। ये नैना और रिद्धिमा को ही करने देने वाला था, क्योंकि वो उन्हें कमजोर नहीं कर सकता था। वो बस साथ खड़ा होकर सपोर्ट करने वाला था। सब कुछ खत्म होने के बाद स्वरा आखिर कोशिश करना चाहती थी। उसने अपने गुस्से को काबू में किया और रिद्धिमा की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए बोली, रिद्धिमा, मेरे परिवार की इज्जत का सवाल है। देखो, मैं गारंटी देती हूँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी और उस लड़की से भी, जो भी उसका नाम है निखिल, उससे भी नहीं मिलेगा। मैं स्यो करूंगी, लेकिन प्लीज अगर बारात वापस गई तो मेरी नाक कट जाएगी। स्वरा का ये रूप देखकर निखिल चौंक गया, लेकिन स्वरा को इस वक्त वाकई में अपने नाक की चिंता थी। वो अब तक बड़ी ताव में थी। क्या होगा जब लोग जानेंगे कि दुल्हन ने ही उसके बेटे को रिजेक्ट कर दिया, वो दुल्हन जिसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था स्वरा ने आगे कहा, और रिद्धिमा, तुम तो पहले ही अनाथ हो और अब शादी टूटने के बाद कोई भी लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। प्लीज बेटा, मेरी बात मान जाओ। मैं तुमसे कह रही हूं, निखिल को मौका दो। स्वरा गिरगिट की तरह बदल गई थी। बाकी सब चुप थे। अथर्व ने रिद्धिमा की तरफ देखा। रिद्धिमा को ही अपनी जिंदगी का फैसला करना था। स्वरा की बात सुनने के बाद रिद्धिमा ने निखिल की तरफ देखा। निखिल की आंखों में आंसू थे, रिद्धिमा से दूर होने के लिए नहीं, भरी समाज में बेइज्जत होने के आंसू। रिद्धिमा कुछ देर वैसे ही निखिल को देखती रही और फिर उसने निखिल की तरफ 2 कदम बढ़ाया। स्वरा को लगा कि उसके मोटे आंसू देखकर रिद्धिमा का दिल पिघल गया, लेकिन नहीं। रिद्धिमा 2 कदम आगे बढ़ी और निखिल के बगल में स्वरा की तरफ पीठ किए हुए अथर्व के पास पहुंच गई। सबकी आंखों में सवाल उमड़ आए। रिद्धिमा बोली, अथर्व रिद्धिमा की तरफ पलट गया। रिद्धिमा ने नजर उठाकर अथर्व की आंखों में देखा और बोली, अथर्व, मैं जानती हूं मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं और शायद मैं तुम्हें प्यार ना भी कर पाऊं, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी करोगे? प्लीज टेल मी, विल यू मैरी मी? क्या होगा अथर्व का जवाब? क्या अथर्व रख पाएगा रिद्धिमा का मान सबके सामने? क्या नैना और वेद अथर्व और रिद्धिमा की शादी को देंगे मंजूरी? क्या निखिल का सच बाहर आने से रिद्धिमा की परेशानियां खत्म हो जाएगी? मंडप में एक पल के लिए सब कुछ थम गया। सब फ्रिज हो गए थे। सबके सामने एक दुल्हन अपने दूल्हे को छोड़कर किसी और लड़के को प्रपोज कर रही थी। ये सबके लिए हैरान कर देने वाला था। वहीं रिद्धिमा की नजर अब भी अथर्व पर ही थी, जबकि नैना, वेद और बाकी सब हैरानी से देख रहे थे। वहीं कुछ देर पहले रिद्धिमा ने जैसे ही निखिल से शादी करने से मना किया, चारों ओर हलचल मच गई थी और अब ये और नया बखेड़ा था।
हर कोई हैरान था, खासकर निखिल के परिवार वाले। स्वरा और निधि के चेहरे पर गुस्से और शर्मिंदगी का मिला जुला भाव था, जबकि निखिल खुद भी चौंक गया था। तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं रिद्धिमा, या तुम पागल हो गई हो? तुम निखिल से प्यार करती हो ना, तो कैसे तुम किसी और लड़के से शादी कर सकती हो? स्वरा ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा। उसे अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन वो जानती थी कि आज गलती उसके अपने बेटे की है, और जो प्रूफ भी हो गया था। रश्मि, जो अपने भाई की हालत और अपने परिवार के हालत पर तरस खा रही थी, वो आगे आए। उसने रिद्धिमा को कंधे से पकड़कर अपनी ओर किया और बोली, क्या तुमने आज बारात इसलिए बुलाया था ताकि हमारी बेइज्जती कर सको? रिद्धिमा ने रश्मि के हाथ को पकड़कर खुद से झटक दिया और फिर रिद्धिमा ने एक गहरी सांस लेते हुए हिम्मत जुटाकर सबके सामने कहा, बात साफ है, मैं निखिल से शादी नहीं कर सकती। एक ऐसा आदमी जो ना जाने कितनी लड़कियों को धोखा दे रहा है और एक लड़की के बच्चे का बाप बनने वाला है, मैं उससे शादी क्यों करूंगी? मैंने मंडप में आने से पहले उसे किसी और लड़की के साथ देख लिया था। वो सिर्फ मेरे पैसों और जमीन के लिए मुझसे शादी कर रहा है, और ये सब देखते हुए मैं बेवकूफों की तरह उससे शादी करूं? रिद्धिमा निखिल की तरफ मुड़ी। उसने निखिल की तरफ देखते हुए कहा, तुम जानते हो निखिल, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहनें आए दिन मुझे नीचा दिखाती थी। मेरे पेरेंट्स के बारे में बेकार बातें बोलती थी, मेरे जन्म पर सवाल उठाती थी, और मैं अपना सम्मान और स्वाभिमान दांव पर लगाकर सब सुनती थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। लेकिन क्या मिला मुझे? धोखा। क्या मेरा अपना आत्मसम्मान नहीं है? तुम बताओ, क्या करूं मैं अब? तुमसे शादी करूं ये जानने के बाद कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार तो दूर की बात है, मेरे लिए सम्मान भी नहीं है। निखिल ने नजरें झुका ली। रिद्धिमा की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वो अब अपना फैसला कर चुकी थी। रिद्धिमा फिर अथर्व के सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अथर्व, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या इस भरी मंडप में ये जानते हुए कि मेरी जिंदगी में कोई और था जसी मैं प्यार करती थी, क्या तुम मुझसे शादी कर पाओगे? अगर हाँ तो अभी मेरा हाथ थामकर मुझसे शादी करो। सबके चेहरे पर आश्चर्य और स्तब्धता साफ दिख रही थी। माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अथर्व सन खड़ा था। नैना भी अब बीच में नहीं बोलना चाहती थी। अथर्व, जो अब तक इस अचानक आई स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, एक पल के लिए चुप रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसे रिद्धिमा की बातों में सच्चाई भी अपने लिए प्यार नजर आया। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ रिद्धिमा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे जिंदगी में पहले कौन था और कौन नहीं। अगर तुम मेरे साथ खुश रहने का वादा करती हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मंडप में जैसे ही अथर्व ने हाँ कहा, चारों ओर से गॉसिप और चर्चाएं शुरू हो गईं। लोग इस नाटकीय मोड़ पर हैरान थे। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग नाराज, और कुछ लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। निखिल के परिवार की बोलती बंद हो चुकी थी। निखिल के चेहरे पर गुस्सा और अपमान का भाव था, जबकि स्वरा और निधि एक दूसरे की तरफ देख रही थी, जैसे अब क्या होगा का सोच रही हो। रमा आंटी और नैना खुश थी कि रिद्धिमा ने सही फैसला लिया। अब सबकी नजरें मंडप में चल रहे इस नए रिश्ते पर टिक गई थीं। वहीं शादी में आए मेहमानों के बीच बातें तेजी से फैलने लगी थीं। हर कोई इस अचानक बदलते घटनाक्रम पर अपनी राय दे रहा था। रिद्धिमा ने बहुत सही किया। एक महिला अपने साथ आए अपनी बेटी से बोली, निखिल जैसे लड़के के साथ उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सच में, उसकी बेटी बोली। उसने सहमति जताई, इतनी समझदार और तेज लड़की है। उसने सही वक्त पर अपना फैसला लिया। इसने सही फैसला कर लिया है। वहीं कुछ लोग अथर्व की तारीफों के पुल बांध रहे थे। अथर्व जैसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। देखो, उसने कैसे रिद्धिमा का साथ दिया और उसकी जिंदगी में रंग भर दिए। वो सच्चा प्यार करता है। आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते जो एक ठुकराई हुई लड़की को अपना ले। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग निखिल को कोस रहे थे। किसी ने कहा, उसकी नीयत ही खराब थी, जमीन और पैसे के लिए शादी कर रहा था। ऐसे आदमी के साथ रिद्धिमा कभी खुश नहीं रहती। रिद्धिमा ने ठीक ही किया, बुरे के साथ बुरा ही होता है। हालांकि हर कोई रिद्धिमा और अथर्व की तारीफ नहीं कर रहा था। कुछ लोगों ने रिद्धिमा के फैसले पर भी सवाल उठाए। किसी ने नाखुश होते हुए कहा, ऐसे अचानक शादी के मंडप में मना करना, ये ठीक नहीं किया उसने, इससे उसकी इमेज खराब होगी। अगर उसे पता चल गया था तो पहले मना कर देती। सही कह रहे हो, एक आदमी बोला, और उस बेचारे निखिल की इज्जत का क्या? उसे कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी होगी। माना कि गलत किया उसने, लिए फिर भी इज्जत तो देखनी ही चाहिए थी उस लड़की को। दूसरी तरफ निखिल के बारे में बातें हो रही थीं।
वो तो शुरू से ही बेकार निकला, कभी सीधा नहीं रहा, बस पैसे और प्रॉपर्टी के पीछे था। हर किसी की अपनी अपनी राय थी। कुछ लोग निखिल के प्रति सहानुभूति जता रहे थे, तो कुछ उसे धोखेबाज कहकर रिद्धिमा के फैसले की तारीफ कर रहे थे। मंडप में हर तरफ गॉसिप का माहौल था और हर कोई इस अचानक आए नाटकीय मोड़ पर चर्चा कर रहा था। स्वरा से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो गुस्से से वहां से जाने लगी। जाते जाते उसने रिद्धिमा से कहा, रिद्धिमा, इस बेइज्जती की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, हर हॉल में। इतना कहकर स्वरा चली गई और उसके पीछे उसके लोग भी। बारात के वापस लौटने के बाद माहौल अचानक शांत हो गया। निखिल और उसके परिवार के जाने के बाद वेद, नैना, रमा आंटी, मैड्स और अथर्व ही वहां बचे थे। सबकी आंखों में अभी तक उस अचानक हुए ड्रामे की हलचल थी। नैना ने गहरी सांस लेते हुए पंडित जी की ओर देखा और हल्की स्माइल भरी आवाज में कहा, पंडित जी, अब आप रिद्धिमा और अथर्व की शादी करवा दीजिए, हम सब इनके लिए यहाँ पर हैं। पंडित जी, जो पहले से ही शादी की रस्में निभाने के लिए तैयार बैठे थे, अचानक थोड़ा चौंक गए। उन्होंने इधर उधर देखा, मानो सुनिश्चित कर रहे हो कि सभी इस नए फैसले से सहमत हैं। अथर्व, जो अब तक अपने फैसले से हैरान था, धीरे से रिद्धिमा के पास आया। उसने उसकी आंखों में देखा और दोनों के बीच एक मौन सहमति थी। रिद्धिमा ने हल्की और जबरदस्ती की मुस्कुराहट फेंकते हुए उसका हाथ थाम लिया, मानो वो कह रही हो कि यह वही फैसला है जो उनके भविष्य के लिए सही है। वेद ने स्थिति को संभालते हुए पंडित जी से कहा, पंडित जी, चिंता मत कीजिए, आप शादी की रस्में शुरू करें, हम सब यहाँ हैं। रमा आंटी ने भी सहमति में सिर हिलाया और नैना ने रिद्धिमा के सिर पर हाथ रखा और बोली, मुझे तुम पर गर्व है रिद्धिमा, तुमने जो फैसला किया है वो सही है। नैना ने अथर्व को देखा और बोली, मिस्टर अथर्व, आपको इस शादी से कोई आपत्ति तो नहीं? अथर्व ने ना में सर हिला दिया। हालांकि अथर्व जानता था कि ये शादी उसके लिए आसान नहीं थी। वो रिद्धिमा को खुश देखना चाहता था और उसका अपमान ना हो, इसलिए उससे अभी शादी करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन अब उनके बीच किस तरह के रिश्ते होंगे ये वो नहीं जानता था। रिद्धिमा अब भावशून्य हो गई थी। वो अपने फैसले पर मजबूती से खड़ी थी, लेकिन आगे क्या होगा वो नहीं जानती थी। वो अभी केवल निखिल और उसके परिवार को जवाब देने के लिए ही अथर्व से शादी कर रही थी। उसके दिल में अथर्व के लिए अथर्व कोई फीलिंग नहीं थी। नैना ने रिद्धिमा को दिलासा दिया। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और विवाह की रस्में पुनः शुरू हो गईं। अथर्व और रिद्धिमा अब मंडप में वे दोनों एक दूसरे के पास बैठे थे और पंडित जी ने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया था। माहौल में शांति और गंभीरता थी, लेकिन दिलों में खुशी और उत्साह की हल्की लहरें दौड़ रही थीं। पंडित जी ने अग्नि की ओर इशारा करते हुए कहा, अथर्व, अब आप रिद्धिमा का हाथ थामकर उसे जीवन भर साथ निभाने का वचन दीजिए। अथर्व ने धीरे से रिद्धिमा का हाथ थामा। उसकी आंखों में विश्वास और सच्चाई का भाव था। वो प्यार से उसे देख रहा था। उसने प्यार से रिद्धिमा का हाथ थामा और बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की हर खुशी और दुख में साथ दूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रिद्धिमा ने उसकी आंखों में देखा। हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। वो जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी, लेकिन फिर भी वो बोली, मुझे तुम पर भरोसा है अथर्व। रिद्धिमा की आवाज धीमी थी। पंडित जी ने अगली रस्म के लिए कहा, अब आप दोनों फेरे लेने के लिए तैयार हो जाइए। ये फेरे आपके 7 वचनों को दर्शाएंगे, जो आप एक दूसरे को जीवन भर निभाने का वचन देंगे। दोनों ने सुना और खड़े हो गए और पंडित जी के कहने पर फेरा लेना शुरू किया। वेद और नैना एक साथ खड़े थे, रमा आंटी कुछ दूर दूसरी साइड में। सब उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। पहला फेरा। अथर्व और रिद्धिमा ने अग्नि के चारों ओर पहला फेरा लिया। अथर्व ने कहा, मैं तुम्हें और हमारे परिवार को हमेशा सुरक्षित रखूंगा। रिद्धिमा ने उत्तर दिया, और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी रहूंगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। दूसरा फेरा। अथर्व ने कहा, मैं हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। रिद्धिमा ने कहा, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगी और अपने कर्तव्यों को भी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। तीसरा फेरा। अथर्व ने कहा, हमारा घर प्यार और सम्मान का एक उदाहरण होगा। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं इस घर को खुशियों से भर दूंगी। चौथा फेरा। अथर्व ने कहा, मैं तुम्हें हर सुख सुविधा दूंगा और तुम्हारे सपनों का साथ दूंगा। रिद्धिमा ने कहा, मैं तुम्हारे हर सपने को साकार करने में मदद करूंगी और तुम्हारी प्रेरणा बनूंगी। पांचवा फेरा। अथर्व और रिद्धिमा ने अग्नि के चारों ओर घूमते हुए यह वचन दिया, हम एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे।
छठा और सातवां फेरा। आखिरी 2 फेरों में दोनों ने वादा किया कि वे अपने परिवार की खुशी और समृद्धि के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जैसे ही फेरे पूरे हुए, नैना और वेद ने खुश होकर ताली बजाई। रमा आंटी ने अथर्व और रिद्धिमा को आशीर्वाद दिया और खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, उन्होंने कहा। पंडित जी ने फिर कहा, अब अथर्व, आप रिद्धिमा को मंगलसूत्र पहनाएं। अथर्व ने धीरे से रिद्धिमा की ओर देखा और उसके गले में मंगलसूत्र डालते हुए कहा, यह तुम्हारी सुरक्षा का प्रतीक है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। जीवन भर मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। रिद्धिमा ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखों में आभार की झलक थी। वो अथर्व के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती थी। फूलों की वर्षा करते हुए पंडित जी बोले, विवाह संपन्न हुआ। जैसे ही पंडित जी की आवाज रिद्धिमा के कान में गई, उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद उसके गालों पर लुढ़क आई। जिस शादी के सपने रिद्धिमा ने कई दफा देखे थे, वो आखिरकार आज हो गई थी, लेकिन उससे नहीं जिससे वो चाहती थी। पंडित जी की आवाज सुनकर रिद्धिमा ने नजरें झुका ली। अपने इस फैसले पर अब उसे पछताना नहीं था। वहीं पंडित से बोले, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करिए। पंडित जी इतना कहने पर रिद्धिमा और अथर्व ने एक दूसरे को देखा। फिर वो दोनों आगे बढ़े। वे दोनों सबसे पहले रमा आंटी के पास पहुंचे, जिन्होंने रिद्धिमा की देखरेख की थी। रमा आंटी ने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, रिद्धिमा और अथर्व ने उनके पांव छू लिए। रमा आंटी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। रमा आंटी नौकरानी होते हुए भी रिद्धिमा और नैना को अपनी बेटियों की तरह प्यार करती थी, और आज इस मौके पर वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। उनकी बेटी होती तो उन्हें कन्यादान करने का मौका मिलता, लेकिन रिद्धिमा की वजह से वो मौका उन्हें मिला। उन्होंने रिद्धिमा का कन्यादान किया और उसे अपनी बेटी बना लिया। रिद्धिमा हल्के से मुस्कुराई। वो अपने दिल के जज्बात किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। इसके बाद रिद्धिमा और अथर्व वेद और नैना की ओर बढ़े। रिद्धिमा ने नजर उठाकर नैना को देखा। नैना मुस्कुरा दी। तभी उन दोनों ने झुककर वेद आशीर्वाद लिया। वेद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना और लड़ाई मत करना। अथर्व, मेरी बहन का ख्याल रखना, और रिद्धिमा, अथर्व को हमेशा प्यार देने की कोशिश करना। वेद के इस बात को सुनकर उन दोनों ने बस खामोशी से वेद की ओर देखा। वहीं नैना ने रिद्धिमा को गले से लगा लिया और उसके कान में धीरे से कहा, तुमने जो फैसला लिया वो बहुत साहसिक था। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा रहूंगी। कभी खुद को अकेला मत महसूस करना, समझी। रिद्धिमा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन अब वो अपने फैसले से असंतोष नहीं कर सकती थी। उसने हाँ में सर हिलाया और मुस्कुरा दी। तभी रमा आंटी ने कहा, ठीक है, अब विदाई का समय हो गया है। हमें रिद्धिमा की विदाई की तैयारी करनी चाहिए। नैना ने सर हाँ में हिलाया। उसकी आंखों में सच में आंसू आ गए। उसने रिद्धिमा को फिर से गले लगा लिया। रमा आंटी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वेद भावशून्य था और अथर्व को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद रिद्धिमा के लिए फूलों से सजी कार आ गई। रिद्धिमा ने वेद से विदा ली और उससे माफी मांगी। उसने नैना से गले लगकर विदा ली। नैना ने रिद्धिमा को कार में बैठा दिया और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। कार में अथर्व के साथ अबिथी रिद्धिमा खिड़की के एक कोने पर थी और दूसरे कोने पर था अथर्व। उसने नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी यूं करवट लेगी। जिस लड़की से वो प्यार करने लगा था, आखिर उसकी शादी उसी से हो गई थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। वो दुखी था क्योंकि उसे ये लग रहा था कि रिद्धिमा ने उससे ये शादी इसलिए की क्योंकि वो निखिल को सबक सिखाना चाहती थी, ना कि वो उससे प्यार करती थी। वो दुखी था, लेकिन वो जानता था कि रिद्धिमा के पूछने पर उसी ने शादी के लिए हाँ की थी। फिर वो अब दुखी क्यों हो रहा था? दूसरी तरफ रिद्धिमा की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। वो जानती थी कि उसने अपने साथ साथ अथर्व की जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया था। अथर्व अच्छा इंसान था और शायद उसे पसंद भी करता था, लेकिन वो तो उसे पसंद नहीं करती। खैर, रिद्धिमा के दिल में अथर्व के लिए सम्मान था और वो अब इस शादी के बाद और भी ज्यादा बढ़ गया था। दूसरी तरफ मूनलाइट विला रिद्धिमा की विदाई के बाद से रमा आंटी, वेद और नैना विला वापस लौट आए थे। नैना काफी थकी हुई लग रही थी। भोर के 5 बज चुके थे। रमा आंटी विला आते ही अपने काम में लग गई थी। नैना अपने कमरे में आ गई थी। वेद भी उसके साथ था। अपने काम में चक्कर में तो वेद कई रातें सोता नहीं था, तो उसे थकान कम फील हो रही थी क्योंकि उसकी आदत थी। लेकिन नैना खुद को काफी थका हुआ महसूस कर रही थी।
नैना कमरे में जाते ही बेड पर गिर गई और हाथों को फैलाकर पूरे बेड पर कब्जा करते हुए वेद से बोली, मैं बहुत थक गई हूँ वेद। पूरी रात जागने के बाद ऐसा लगता है कि मैं नशे में हूँ, इसलिए अब मैं सोने जा रही हूँ। मुझे परेशान मत करना। ठीक है, सो जाओ, वेद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे बस टाइम से रेडी होकर अपने काम पर निकलना था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में शरारत तैर गई। नैना अभी भी भारी लहंगे में थी और उसने पहनी हुई ज्वेलरी भी नहीं उतारी जो काफी भारी थी। बेड पर गिरते ही नैना की आंखों में मानो गोंद चिपक गया जो खुल ही नहीं रहा था। नैना को भरे कपड़ों में सोता देखकर वेद उसके पास कार उसके बगल में बैठ गया। उसने धीमी आवाज में नैना को पुकारा, नैना। नैना हिली भी नहीं, वो मासूमियत लिए सो रही थी। वो इस वक्त दुल्हन की तरह अच्छी लग रही थी। अचानक वेद को महसूस हुआ कि उसकी और नैना की शादी तो बस एक कागज पर हुई थी। उसने नैना को कोई वचन नहीं दिया था और ना ही उनके फेरे हुए थे। अचानक वेद की आंखें सिकुड़ गई। उसे भी नैना से शादी करनी थी, पूरे रिश्मों रिवाज के साथ। वेद काफी देर तक नैना के पास बैठा उसके हाथ को थामे हल्की हल्की गुदगुदी कर रहा था। उसने सोच लिया था कि वो भी नैना से शादी करेगा पूरे रीति रिवाज के साथ। नैना को सोता हुआ छोड़कर वेद शॉवर लेने के लिए चला गया। कुछ देर बाद वेद शॉवर लेने के बाद ताजगी महसूस कर रहा था। जब शॉवर लेकर वो बाहर आया तो उसने नैना को देखा, वो अब भी सो रही थी। लेकिन उसके दिमाग में शरारत की एक हल्की लहर दौड़ गई थी। वो मुस्कुराने लगा। उसने अभी अपनी बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं पहने थे। वो व्हाइट तौलिया में लिपटा हुआ था। वहीं नैना इतनी गहरी नींद में थी कि उसे किसी बात का अंदाजा नहीं था। वेद धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर एक नटखट मुस्कान थी। उसने सोचा, नैना तो बच्चों की तरह सो रही है, लेकिन अब मैं उसे जगाकर थोड़ा मजा लूंगा। अभी बताता हूं, मेरे बिना ये अकेले कैसे सो सकती है। वेद चलकर नैना के पास गया। वो धीरे से नैना के पास बैठ गया और उसके चेहरे पर झूल रहे बालों को हल्के से हटाया। फिर उसने उसके कान के पास धीरे से जाकर बोला, गेट अप नैना, इट्स मॉर्निंग। वेद की आवाज सुनकर नैना ने नींद में करवट बदल ली, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से जागी नहीं थी। वो हिली जरूर लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। फिर वेद ने एक और तरीका अपनाया। उसने हल्के से नैना की नाक के पास अपनी उंगलियां घुमानी शुरू की, जिससे नैना की नींद में खलल पड़ने लगी। नैना ने थोड़ी चिढ़ते हुए अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, वेद, क्या कर रहे हो? सोने दो ना, मैं बहुत थक गई हूं। नैना ने ये कहते हुए अपनी आंखों को हल्का खोला और वेद को घूरकर वापस से सो गई। वेद हंसते हुए नैना के कान में अपनी उंगली से गुदगुदी करता हुआ बोला, अभी तो सुबह के 5 बजे हैं, सोने का क्या वक्त है? उठो, थोड़ा मस्ती करते हैं। माई प्रिंसेस, माई क्वीन, गेट अप नाउ। वेद की आवाज में बहुत ज्यादा प्यार था। नैना अब भी नहीं हिली। वो कुनमुनाई और वेद के हाथ को पकड़कर उसने आंखें बंद किए हुए नामे सर हिलाया। वो बोली, प्लीज लेट मी स्लीप। वो फिर सो गई। तभी वेद हंस दिया। वो मुस्कुराया और उसने अपने उंगलियों को नैना की गले से लेकर उसके क्लीवेज तक घुमाना शुरू कर दिया। शॉवर लेकर आने की वजह से उसकी पूरी बॉडी ठंडी हो गई थी और नैना को उसके छुवन से ठंड लग रही थी। नैना ने गुस्से से कुनमुनाकर दूसरी तरफ करवट ली। वेद फिर शरारत से मुस्कुराया और उसने खुद को नैना के ऊपर डाल दिया और उसके ईयरलोब को बाइट करते हुए उसके कान में बोला, आई वॉन्ट टू स्लीप इन योर आर्म्स, वाइफ। इतना कहते हुए वेद ने नैना के हाथ को खिसकाया और उसके सीने को हल्के से प्रेस कर दिया। अब नैना को बर्दाश्त नहीं हुआ। नैना ने आंखें मिचमिचाते हुए अधखुली आंखों से वेद को गुस्से दे देखा और कहा, तुम्हारी ये मस्ती की आदत नहीं जाएगी, है ना? मुझे नींद आ रही है वेद। नैना की बातों से उसे फर्क नहीं पड़ा। नैना को अपने पूरी बॉडी पर ठंडक फील हो रही थी। वो अधखुली आंखों से वेद को देखने लगी। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिढ़ का भाव था। वेद को उसे चिढ़ाने में मजा आ रहा था। तभी वेद ने शरारत भरे अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि मेरी मस्ती का कारण तुम हो, वाइफी। इतनी सुंदर और सेक्सी वाइफ अगर सो रही हो तो एक पति होने के नाते मैं कैसे सोने दे सकता हूँ? और फिर तुमने इतना भारी लहंगा क्यों पहना हुआ है? कहो तो मैं निकाल दूं तुम्हारा लहंगा। वो उसके पास और करीब आ गया और उसकी नजरों में एक खास किस्म की चमक थी। नैना हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन फिर उसने चादर खींचकर अपने ऊपर ओढ़ ली। अभी मुझसे कुछ नहीं होगा, पहले मुझे सोने दो, बाद में आना वेद। वेद ने उसकी चादर को खींचते हुए कहा, नहीं, सोना बाद में, पहले मेरे साथ कुछ वक्त बिताओ। हम दोनों ने शादी के कामों में एक दूसरे के साथ वक्त भी नहीं बिताया है। नैना ने आंखें खोलकर वेद को देखा। वो बच्चों की तरह मुंह बनाकर उसके पास खड़ा हो गया था।
वेद की लगातार शरारतों से और उसके मुंह बनाने से परेशान होकर आखिरकार नैना झटके से उठ बैठी। उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। उसने गुस्से में वेद की तरफ देखा और कहा, वेद, तुमने मुझे सोने ही नहीं दिया है। तुम्हें मुझसे कुछ ज्यादा ही मस्ती करनी होती है ना? जब मैं थकी हुई हूं तो तुम्हें अभी क्या काम हो गया है? वेद ने उसकी नाराजगी पर मुस्कुराते हुए कहा, माय प्रिंसेस, माय क्वीन, गुस्सा मत हो। तुम्हें उठाना जरूरी था। मैं तो सुबह का ये वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहता था। वेद शरारत से मुस्कुरा दिया। नैना ने तंग आकर तकिया वेद की तरफ फेंक दिया और बोली, तुम्हें पता है मैं कितनी थकी हुई हूं। शादी में कितना कुछ हुआ और तुम हो कि चैन से सोने भी नहीं देते। वेद ने हंसते हुए तकिया पकड़ा और उसकी तरफ शरारत भरे अंदाज में देखा। थोड़ा गुस्सा कम करो, मैं यहां हूं तुम्हारे लिए। क्या तुम मुझे अनदेखा कर सकती हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। सबसे पहले मुझे एक किस करो और मुझे प्यारा करो, फिर जितना सोना है सो जाना। नैना ने गुस्से से वेद की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी इस शरारत की आदत मुझे एक दिन पागल कर देगी वेद। लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी, जो उसके गुस्से को झूठा साबित कर रही थी। नैना अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी कि वेद का होना ही उसकी जिंदगी में एकमात्र खुशी थी। वेद ने उसकी मुस्कान पकड़ ली और मजाकिया लहजे में कहा, बस यही तो मैं चाहता था। आखिरकार तुम मुस्कुरा दी। वेद संजीदा हो गया और नैना के पास बैठकर बोला, आई नो नैना, तुम अभी भी रिद्धिमा को लेकर परेशान हो, लेकिन अब सब ठीक है। अथर्व काफी अच्छा लड़का है, सालों से जानता हूं मैं उसे। नैना ने कुछ नहीं कहा। वो अभी उस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा कि क्या रिद्धिमा और अथर्व घर पहुंच गए होंगे। उसने सर झटका और बोली, तुम बहुत बदमाश हो गए हो, तुम सच में बहुत परेशान करते हो। वेद मुस्कुरा दिया। उसने अपनी बाहें फैलाकर कहा, और तुमसे बेहतर मुझे कौन समझ सकता है। मैं सिर्फ तुम्हें ही परेशान कर सकता हूं नैना। थोड़ी देर बाद नैना का गुस्सा ठंडा हो गया। वेद ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो अब तुम्हें सुला देता हूं, इस बार बिना किसी मस्ती के, पक्का। नैना ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ये तो तुम पहले ही कर सकते थे। वेद ने मजाक में सिर हिलाया और दोनों वापस बेड पर लेट गए, लेकिन इस बार बिना किसी शरारत के। वेद नैना को थपकी दे रहा था और नैना उसके बाहों में छिपकर सो रही थी कि तभी वेद का फोन बजने लगा। वेद ने नैना को धीरे से देखा, उसकी आंख लग गई थी। वो वाकई थकी हुई थी। वेद ने धीरे से फोन को उठाया और नैना को साइड में सुलाकर प्यार से थपकी देकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसने फोन रिसीव करते ही कहा, हेलो। फोन के दूसरे साइड से दादाजी की आवाज आई, वेद जल्दी घर आ जाओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। दादाजी, क्या बात है? वेद ने पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब सी कसक उभरी। तभी दादाजी ने सख्ती से कहा, वेद, सुप्रिया मिल गई है। वो अपनी शादी से भागी नहीं थी, उसके साथ कोई प्रॉब्लम थी और अब वो इस शादी के लिए रेडी है। इसलिए अब मैं तुम्हारी शादी में कोई देरी नहीं करना चाहता हूँ, जल्दी घर आ जाओ। अपने दादाजी की ये बात सुनकर वेद एकदम से चौंक गया। उसकी नजर नैना की तरफ चली गई। वो अब भी सो रही थी। वेद ने तुरंत पलटकर नैना को देखा और बिना देर किए कमरे से निकल गया। वो नैना को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। नैना अपने जीवन में आने वाले तूफान से अनजान आराम से सो रही थी। दूसरी तरफ शालीमार बंगलो, अथर्व और रिद्धिमा की कार एक बड़े से बंगलो के सामने आकर रुकी। इस बंगलो का नाम शालीमार बंगलो था, अथर्व के माता पिता का घर। अथर्व की कार जब बंगलो के सामने रुकी तो अथर्व ने धीमी आवाज में रिद्धिमा की तरफ देखकर उससे कहा, रिद्धिमा, हम पहुंच गए हैं। अथर्व की आवाज सुनकर जैसे रिद्धिमा नींद से जागी। जाने कब से कार में खामोशी थी जो अचानक अथर्व ने ये कहते हुए तोड़ दी थी। रिद्धिमा ने हल्के से सर हिलाया और उठने को हुई। उसके हाथ की चूड़ियां खनक उठी। चूड़ियों की शोर सुनकर अथर्व की नजर उसकी तरफ मुड़ गई। रिद्धिमा ने जल्दी से अपनी नजर दूसरी तरफ कर लिया। अथर्व कार से बाहर निकला और चलकर कार के दूसरी तरफ चला गया। उसने रिद्धिमा के लिए कार का दरवाजा खोला और बोला, कम। रिद्धिमा ने हाँ में सर हिलाया और फिर अपने लहंगे को संभालते हुए कार के दरवाजे पर हाथ रखा और एक कदम बाहर रखा। वो अपने लहंगे को संभालते हुए बाहर खड़ी हुई ही कि तभी लहंगा पैर से दब गया और वो गिरने को हुई, लेकिन तभी अथर्व ने उसकी कमर से उसे पकड़ लिया। एकदम के लिए रिद्धिमा सन्न रह गई। उसकी नजर अथर्व से मिली और अथर्व की नजर रिद्धिमा पर टिक गई थी। एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हुए रिद्धिमा थोड़ी असहज हो गई। आई एम सॉरी, वो तुम गिर रही थी इसलिए, अथर्व ने सफाई दी। वो बोलकर आगे बढ़ गया।
रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा। रिद्धिमा अपने लहंगे को संभालते हुए उसके पीछे चल पड़ी। वहां पर कोई नहीं था। अथर्व ने अपने जेब से चाबी निकाली और उस बंगलों के दरवाजे को खोल दिया। रिद्धिमा ने देखा, अथर्व का बंगला बाहर से जितना भव्य और शानदार दिखता था, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था। बाहर से सफेद संगमरमर की दीवारें हरे भरे लॉन के बीच चमकती हुई बंगले को एक महल का रूप दे रही थी। ऊंचे खिड़की दरवाजे और गोलाकार मेहराबों से बने इस बंगले की वास्तुकला किसी पुराने राजमहल की तरह थी। जैसे ही रिद्धिमा गेट के अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और एक खूबसूरत बगीचा फैला हुआ था, जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे। लेकिन आज उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। तभी उसे अथर्व की आवाज सुनाई दी, अंदर आ जाओ रिद्धिमा, आज से ये तुम्हारा घर है। रिद्धिमा ने बीएस सुना और फिर एक बार कुछ नहीं बोली। अंदर कदम रखते ही रिद्धिमा को ठंडक का एहसास हुआ। बड़े से हॉल में ऊंची छत थी, जिस पर सुंदर झूमर लटका हुआ था। हालांकि वो झूमर कई सालों से बुझा हुआ था और उस पर धूल की परत चढ़ी हुई थी। हर कोने में पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत थी और फर्नीचर पर सफेद कपड़े ढके हुए थे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगे थे, जिनमें से कुछ हल्के धुंधले हो चुके थे, लेकिन उनकी सुंदरता अब भी झलक रही थी। बंगले के फर्श पर महंगे संगमरमर का काम था, लेकिन धूल मिट्टी से उसकी चमक छिप चुकी थी। कमरे बड़े और विशाल थे, जिनके दरवाजों पर महीन नक्काशी की गई थी। एक तरफ एक विशाल डाइनिंग टेबल रखी थी, जिस पर बड़े बड़े कैंडल स्टैंड और सजावट के सामान रखे थे। रिद्धिमा की नजरें उस भव्य सीढ़ी पर पड़ी जो ऊपर की ओर जाती थी। उसका हैंडरेल पुराने समय की कारीगरी का बेहतरीन नमूना था, लेकिन अब उस पर धूल जमा हो चुकी थी। हालांकि चारों ओर फैली हुई धूल और वीरानी को देखकर साफ पता चल रहा था कि यह घर कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। खिड़कियों से छनकर आती धूप धूल के कणों को चमका रही थी, जैसे वह इस घर के पुराने दिनों की याद दिला रही हो। एक पुराने पियानो के कोने में, जिसके ऊपर धूल का घना परत चढ़ा हुआ था, ये संकेत दे रहा था कि कभी इस घर में संगीत गूंजता था और यहाँ रौनक होती थी। रिद्धिमा ये सब देखकर हैरान थी। ये कैसा अजीब सा बंगलो था। रिद्धिमा चारों तरफ देख रही थी। रिद्धिमा से रहा नहीं गया तो वो हैरानी भरे लहजे में बोल पड़ी, अथर्व, ये घर तो बहुत पुराना और वीरान लग रहा है। यहाँ कोई रहता क्यों नहीं? क्या ये सालों से बंद था? अथर्व, जो अब वहां पर शांति से खड़ा था, उसने रिद्धिमा को देखकर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, ये हमारे पुरखों का घर है रिद्धिमा। मैं यहाँ बहुत सालों से नहीं आया क्योंकि इस घर में अकेले रहना मेरे लिए मुश्किल था। कई सालों से ये बंद है और यहाँ कोई नहीं आता। हर चीज पुरानी यादें ताज़ा करती है। लेकिन अब तुम हो। अब मैं तुम्हें इस घर में अपने साथ रखना चाहता हूँ। मेरे पास इस जगह के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ मैं अपनी दुल्हन को रख सकूं। दुल्हन, ये शब्द सुनकर रिद्धिमा को अपने दिल में अजीब सा महसूस हुआ। वो इस सच को नकार नहीं सकती थी। अथर्व आगे बढ़कर बड़े से हॉल में रखे काउच से सफेद पर्दों को हटाने लगा। वहीं रिद्धिमा की आंखों में उलझन और बेचैनी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन ये सब अचानक हो गया। मुझे माफ करना। मैंने शायद तुम्हें तकलीफ दी है अथर्व। मुझे तुम्हें शादी करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। अथर्व ने कुछ नहीं कहा। तभी रिद्धिमा फिर बोली, तो क्या हम यहाँ, मतलब इतनी धूल और गंदगी में रहेंगे? अथर्व कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर अथर्व ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं जानता हूं कि ये सब तुम्हारे लिए नया और अजीब है, लेकिन इस घर की हर चीज को हम दोनों मिलकर नया बना सकते हैं। ये घर अब तुम्हारा भी है। तुम इसे जैसे रखना चाहो रख सकती हो। वो शांत होकर दूसरी तरफ घूम गया और फिर बोला, डोंट वरी, हरी काका को मैंने यहाँ अपॉइंट कर दिया है। कुछ देर में वो आते ही होंगे। आज पूरे दिन में वो साफ सफाई कर लेंगे। रिद्धिमा ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। वो कह भी क्या सकती थी? अब जहां अथर्व को रखना था वो वहीं रहेगी। उसने अपना सर हिलाया और बोली, ठीक है, लेकिन हमें इसे जल्दी ठीक करना होगा। यहाँ इतनी धूल है कि मुझे छींक आने लगेगी। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी हरी काका वहां पर आ गए। हरी काका और उनकी पत्नी ने रिद्धिमा का गृह प्रवेश करवाया। हालांकि ये कोई भव्य गृह प्रवेश नहीं था, वैसे भी रिद्धिमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अथर्व ने रिद्धिमा को एक काउच पर बैठने के लिए कहा और खुद भी उसके साथ वहां बैठ गया। हरी काका और उनकी पत्नी कैकेयी काकी मिलकर सबसे पहले ऊपर के कमरों को साफ करने में बिजी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ नैना अपने जीवन में आने वाले तूफान से अनजान शांति से सो रही थी। दूसरी तरफ कपूर हाउस में एक गंभीर माहौल बना हुआ था।
दादाजी ने वेद को बुलाया था और पूरा परिवार वहां मौजूद था। अंजलि बुआ, आनंद फूफा, विजय अंकल, वेद की मां रागिनी सब थे। दादाजी के बुलाने पर वेद जब कपूर मैंशन पहुंचा तो गार्ड ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला। वेद कमरे में दाखिल हुआ और उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जो उसकी जिंदगी में तूफान की तरह आई थी, सुप्रिया। सुप्रिया, जो वेद के साथ शादी से ठीक पहले भाग गई थी, अब वापस आ गई थी। उसकी उपस्थिति से कमरे में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। सबकी नजरें सुप्रिया पर थी और वो शांत चेहरे के साथ सबके सामने खड़ी थी, जैसे उसके लौटने से सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सुप्रिया ने धीमे स्वर में कहा, मैं जानती हूं कि मैंने आप सबको बहुत तकलीफ दी, लेकिन मुझे अपनी शादी से भागना पड़ा क्योंकि मैं एक बड़ी समस्या में फंस गई थी। दादाजी, रागिनी आंटी, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मेरी माँ जो अमेरिका में रहती है, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और मुझे इस कारण बिना बताए अचानक से जाना पड़ा था। रागिनी जी अजीब नजरों से सुप्रिया को देख रही थी। दादाजी उसकी बात सुन रहे थे। बुआ अंजलि और आद फूफा और विजय अंकल, ये तीनों दिल ही दिल में खुश हो गए थे। ये अंजलि कपूर की चाल थी। जब अंजलि को प्रिया ने बताया कि वेद की लाइफ में कोई लड़की नैना है तो अंजलि हैरान हो गई और साथ ही वो काफी डर गई थी। इसलिए उसने सोचा कि वेद की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाकर प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगी। इसलिए जिस सुप्रिया को उसने भागने पर मजबूर किया था, वो फिर से उस सुप्रिया को वेद की जिंदगी में वापस लौटने पर मजबूर कर रही थी। सुप्रिया की बात सुनकर अंजलि आगे आए और बोली, सुप्रिया बेटा, ये तुमने गलत किया। अगर तुमने हमें बताया होता तो हम भी तुम्हारी मदद करते, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुमने हमें सच बता दिया है। मुझे नहीं लगता कि वेद को तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम होगी। विजय अंकल भी बीच में बोले, हाँ सही कहा अंजलि, इतनी प्यारी लड़की को कोई रिजेक्ट कैसे कर सकता है। वेद जरूर ही तुमसे शादी करेगा सुप्रिया। अब सब ठीक हो जाएगा, तुम इस घर की बहू हो। रागिनी जी कुछ नहीं बोल रही थी। दादाजी ने वेद की तरफ देखा, जैसे उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहे हो। तभी वेद की आंखें संजीदगी से चमक उठी। उसने बिना किसी भावना के कहा, तुम्हें किस चीज ने मजबूर किया था सुप्रिया, और अब क्यों वापस आए हो? क्या कोई इतनी बड़ी मजबूरी थी कि इतने दिनों में तुमसे एक कॉल या मैसेज नहीं किया गया? तुम किस जमाने में जी रही हो? वेद के सवाल को सुनकर सुप्रिया थोड़ा अटक गई। अंजलि का दिल धक से हुआ कि तभी सुप्रिया ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं उस वक्त फंस गई थी, मुझे कुछ समय चाहिए था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं वेद, प्लीज मुझसे शादी कर लो। मैं स्वार्थी हो गई थी खुद को लेकर, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ। आई एम सॉरी। वेद के चेहरे पर हल्की सी हंसी आई, मगर उसके भीतर कुछ टूट सा गया था। दादाजी और बाकी परिवार, जो सुप्रिया की वापसी से उम्मीदें लगाए बैठे थे, चुपचाप उनकी बातों को सुन रहे थे। वेद ने कठोर स्वर में कहा, सुप्रिया, तुम्हारा इस तरह अचानक लौट आना और यह कहना कि अब सब ठीक है, कुछ बदल नहीं सकता। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। मुझे लगता है कि एक बार तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है तो अब वापस लौटने का कोई मतलब नहीं है। नैना का नाम नहीं लिया वेद ने। वो नैना को अभी इन मामलों में फंसाना नहीं चाहता था। वेद के कठोर शब्द सुनकर सुप्रिया ने थोड़ी मायूसी से कहा, लेकिन हम दोनों की शादी तय थी। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की, पर मैं इसे सुधारने के लिए वापस आई हूँ। क्यों तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते वेद? अभी भी हमारे बीच सब ठीक है। हम दोनों की शादी में केवल 1 महीने का फर्क ही तो है। 1 महीने पहले शादी होती या अब हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों तो वही है ना। सुप्रिया की बात सुनकर वेद ने मन में सोचा, नहीं सुप्रिया, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। ना मैं पहले जैसा हूं और ना ही सिचुएशन। मेरे दिल में अब किसी के लिए कोई जगह नहीं है। सुप्रिया की बात करने पर कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। वेद के सामने एक चुनौती खड़ी थी, पुरानी जिंदगी और वर्तमान के बीच की खींचतान, और उसका दिल नैना की ओर झुक चुका था। वेद जानता था कि नैना उसके लाइफ की सबसे सुंदर और प्यारी इंसान थी, जिसने केवल 1 महीने में ही उसके दिल में अपनी जगह बनाई थी। ये पहली लड़की थी जिसे वेद ने छुआ था और वो उसका हो चुका था। वेद की बातें सुनकर सुप्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे और उसकी आवाज में गहराई से भरी माफी थी। वो वेद के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। वो बोल रही थी, वेद, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर मैं तुम्हें और इस परिवार को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती थी। मेरी मजबूरी थी। प्लीज मुझे एक मौका दो। हम दोनों की शादी हो सकती है और सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। बुआ अंजलि ने भी सहमति जताते हुए और बीच में कूदते हुए कहा, वेद, सुप्रिया ने अपनी गलती मान ली है। हर किसी से गलती होती है,
तुम दोनों की जोड़ी शुरू से तय थी, अब इसे पूरा करो। तुम सुप्रिया का दिल नहीं तोड़ सकते। विनय अंकल भी बीच में बोल पड़े, बिल्कुल सही बात है वेद, परिवार की इज्जत का भी सवाल है। सुप्रिया वापस आ गई है और उसने जो भी किया, अब हमें इसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी उसने कुछ गलत नहीं किया है, तुम भी जानते हो इस वक्त तुम्हें भी एक दुल्हन की जरूरत है। सबकी बात सुनने के बाद दादाजी ने सबके सहमति में अपनी सहमति दिखाते हुए कहा, वेद, ये वक्त सोचने का नहीं है। तुमने जो किया है वो अब पीछे छोड़ दो। तुम्हें सुप्रिया से शादी करनी ही होगी, यही सही फैसला है। आखिर कब तक तुम शादी से दूर भागोगे? वैसे भी तुम दोनों की एंगेजमेंट तो हो ही गई थी ना। वेद को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसका दिल नैना के साथ बंध चुका था। सबसे बड़ी बात, वो नैना को लेकर अपने परिवार के सामने कुछ नहीं कहना चाहता था, खासकर अंजलि बुआ और विनय अंकल के सामने। वो जानता था कि अगर उन्हें नैना के बारे में पता चलता तो वो उसे कभी स्वीकार नहीं करते और नैना के लिए समस्याएं खड़ी करने में लग जाते। वो दोनों हमेशा से उसकी प्रॉपर्टी के पीछे थे। वेद की मां रागिनी चुपचाप ये सब देख रही थी। उन्हें सुप्रिया कभी पसंद नहीं आई थी और वो जानती थी कि वेद के लिए ये रिश्ता सही नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने बेटे की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, तुम क्या चाहते हो बेटा? रागिनी का दिल वेद के साथ था। वो चाहती थी कि वेद वही करे जो उसके लिए सही हो, लेकिन उन्होंने परिवार के दबाव में खुद को चुप रखा। वेद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दादाजी, अंजलि बुआ, विनय अंकल, मैं समझता हूं कि आप सब मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो दिल से लिए जाते हैं, जबरदस्ती से नहीं। और इस वक्त मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता। मैं ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहता जिसमें मुझे बाद में पछताना पड़े। और आप सबको पता है, वेदांश कपूर ऐसा कोई काम हाथ में नहीं लेता जो उसके हाथ में हो ही ना। ये सुनकर अंजलि बुआ भड़क उठी, वेद, ये वक्त सोचने का नहीं है। परिवार की इज्जत दांव पर है। तुम परिवार के इज्जत के साथ नहीं खेल सकते। मैं तुम्हारी शादी सुप्रिया से हर हाल में करवाऊंगी। अच्छा, आप ऐसा कैसे करेगी बुआ? वेद ने तल्खी भरी नजरों से अंजलि को देखा। वो चुप हो गई। वेद की नजर उस पर थी। अंजलि को असहज महसूस हुआ। वो वेद के गुस्से से डरती थी। वेद ने गहरी सांस ली और बोला, इस मुद्दे पर अब कोई बात नहीं होगी। मेरी जिंदगी के फैसले मैं आप सबके हाथ में नहीं दूंगा। अब मुझे चलना चाहिए। वेद ने बात खत्म की और वहां से चला गया। तभी रागिनी उसके पीछे आई और साथ चलते हुए उससे बोली, वेद, बेटा, आज क्या तुम फ्री हो? क्या बात है मॉम, कोई काम था? वेद ने पूछा। हाँ, वो नवरात्रि शुरू हो चुकी है और मुझे माता के मंदिर जाना है। मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी जीवन साथी माता रानी से मांगना चाहती हूँ। रागिनी ने प्यार से वेद के सर पर हाथ फेरा दिया। वेद मुस्कुराते हुए बोला, आइए मॉम, मैं आपको मंदिर ले चलूंगा। वेद अपनी मां रागिनी जी को लेकर कार में बैठ गया। वो लोग वहां से चले गए। दादाजी भी अब वहां से चले गए। रह गए विजय, अंजलि, आद और सुप्रिया। उन सबके जाते ही अंजलि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसने गुस्से से पास रखे फूलदान को जमीन पर पटक दिया। वेद, 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 ये लड़का क्या कभी भी काबू नहीं आ सकता? अंजलि उबल रही थी। वो अब किसी भी हाल में वेद को काबू में करने का इरादा बना चुकी थी। उसने एक बार आसपास देखा, फिर सुप्रिया के सामने आकर खड़ी हो गई। सुप्रिया ने उसे देखा तो असहज महसूस करने लगी। तभी अंजलि ने सुप्रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए उसने उसे घूरते हुए कहा, सुप्रिया, तुम सेक्सी हो, प्यारी हो और बोल्ड भी हो, इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। पर वेद को तुम्हें तुम्हारे जाल में फंसाना ही होगा। उसे तुम्हारी जरूरत है और अगर उसकी जिंदगी में कोई नैना नाम की लड़की है तो उसे हटाना हमारा पहला काम होगा। सुप्रिया ने अंजलि की बात सुनकर थोड़ी हिचकिचाहट से कहा, पर बुआ, अगर वेद मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो मैं कैसे उसे मजबूर कर सकती हूँ? अंजलि ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, वेद को मजबूर करने की जरूरत नहीं, उसे बस ऐसा महसूस कराना है कि वो तुम्हारे बिना अधूरा है। उसे अपने प्यार में फंसाओ, सैम दा दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करो, और अगर उसकी जिंदगी में नैना नाम जैसी कोई मछली है तो हम उसे पानी से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। विजय, जो अब तक चुप था, ने भी हामी भरते हुए कहा, सही कहा अंजलि, अगर वेद के साथ रहना है तो उसे और उसके आसपास के लोगों को पूरी तरह से काबू में करना होगा, तभी हम उसकी प्रॉपर्टी पर काबू कर पाएंगे। सुप्रिया अब तक थोड़ी डर गई थी, लेकिन उसने अंजलि की बातों को समझा। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वो वेद को हासिल करके रहेगी।
वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं सब कुछ करूंगी बुआ। वेद को मैं अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे भी उसके पैसों में हिस्सेदारी चाहिए। अंजलि ने उसे देखकर संतोष की सांस ली, बस यही सुनना था। दूसरी तरफ दोपहर हो चुकी थी और दोपहर से अब शाम होने को आई थी। नैना की नींद दोपहर में ही खुल गई थी, लेकिन उसके बाद आज वो किसी काम पर नहीं गई। उसने पूरे दिन केवल सोने में ध्यान दिया और बचा हुआ समय उसने स्क्रिप्ट्स पढ़ने में गुजार दी। शाम से रात हो गई और अब नैना को वेद का इंतजार था। नैना जानती थी कि आज सुबह उसने वेद के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उसने वेद को नाराज कर दिया था, शायद क्योंकि वेद वहां से चला गया था। सुबह से उसने कॉल या मैसेज भी नहीं किया। नैना को लग रहा था कि वेद उससे इसलिए नाराज था क्योंकि वो सुबह रोमांटिक मूड में था और नैना ने उसका मूड स्पॉइल कर दिया था। इसलिए अब नैना पूरे दिन ये सोचने में भी बिजी रही कि वो वेद को कैसे मनाने वाली है। बहुत सोचने के बाद भी नैना को ध्यान नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो अभी बिजी थी कि तभी काव्या का फोन आ गया। नैना ने फोन रिसीव किया तो फोन के दूसरी साइड से काव्या हंसते हुए बोली, तो मैडम क्या हाल है आपके, आजकल शूटिंग पर नहीं आ रही हो? नैना ने काव्या की बात सुनी तो कहा, हाँ वो कुछ पर्सनल कामों में व्यस्त हो गई थी। अच्छा, कहीं बॉयफ्रेंड के साथ घूमने में तो व्यस्त नहीं हो? अरे खूब मजे करो, जिंदगी के यही तो मजे हैं मेरी जान। आज मैं भी सिटी लाइट क्लब में आई हूँ। आज मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और मैं यहाँ खूब मजे करने वाली हूँ, काव्या ने अपने चुलबुलेपन में कहा। नैना मुस्कुरा दी। तभी नैना ने कुछ सोचते हुए कहा, काव्या क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी प्लीज? हाँ कहो ना, क्या बात है? क्या किसी से लड़ाई करना है? यार मुझे ना ऐसा लगता है कि बिना लड़ाई किए मैं नहीं रह सकती। चलो बताओ, किसे सबक सिखाना है? काव्या ने कहा और जोर से हंसने लगी। नैना भी हंस पड़ी। फिर उसने कहा, किसी को सबक नहीं सिखाना है। मैं बस तुमसे अपने बॉयफ्रेंड को मनाने के तरीके के बारे में पूछना चाहती थी। वो एक चुगली, हम दोनों। ओह, तुम दोनों साथ रहते हो? आई नो यार, वो क्या है ना तुम्हें झूठ बोलने नहीं आता, काव्या के सांस में बोल गई। नैना झेप गई। वो अभी नहीं बताना चाहती थी कि वो मैरिड थी। दूसरी बात, वेद भी ये बात अभी किसी से कहना नहीं चाहता था। काव्या ने नैना को झेपते हुए सुना तो उसने सर हिलाया और बोली, ठीक है, मेरी बता सुनो तुम्हें क्या करना है। देखना कोई कितना भी नाराज क्यों ना हो, इस अदा पर तो हार मान ही जाएगा। काव्या ने अपनी बात खत्म की और नैना शर्माते हुए मुस्कुरा दी। नैना ने देखा अब ज्यादा समय नहीं था। वेद कुछ वक्त बाद आने ही वाला था। नैना ने तुरंत काव्या के दिए हुए आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। नैना ने आज की रात को खास और यादगार बनाने के लिए वेद को मनाने के लिए हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा था। उसके कमरे की सजावट में एक सॉफ्ट रोमांटिक एहसास था। हल्की रोशनी में झूमते हुए दीवारों पर लगे फेयरी लाइट्स ने पूरे कमरे को एक जादुई रंग दे दिया था। गुलाब की पंखुड़ियां बेड पर फैली हुई थी और बेड के पास छोटे छोटे कैंडल्स जल रहे थे, जो हल्की सी खुशबू बिखेर रहे थे। सफेद और गुलाबी रंग की थीम ने पूरे माहौल को बेहद आकर्षक बना दिया था। नैना ने अपने लुक पर भी खास ध्यान दिया था। उसने एक हल्की लेकिन सेक्सी रेड सिल्क की ड्रेस पहनी थी, जो उसकी कर्व्स को खूबसूरती से उभार रही थी। उसकी ड्रेस स्लिप ऑन स्टाइल में थी, जिसमें पतले स्ट्रैप्स थे और इसकी गहरी नेक लाइन ने उसे और भी बोल्ड और सेंसुअल बना दिया था। उसका ओपन बैक और थाई हाई स्लिट उसकी चाल को और आकर्षक बना रहे थे। नैना का मेकअप भी बिल्कुल परफेक्ट था। होठों पर डीप रेड लिपस्टिक, आंखों पर हल्का सा स्मोकी लुक और बालों को खुला छोड़ रखा था, जो उसकी कमर तक गिर रहे थे। वो बेड के किनारे खड़ी थी, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में एक शरारत भरी चमक। वो हर पल वेद के इंतजार में थी। उसके दिल में हल्की धड़कनें तेज हो रही थी। नैना ने कमरे में एक कोने में 2 ग्लासेस और शैंपेन की बोतल भी रखी थी, ताकि रात को और भी खास बनाया जा सके। बेड के पास टेबल पर उन्होंने दोनों के लिए एक छोटा सा डिनर भी तैयार रखा था, जिसमें हल्का सलाद और पास्ता था। नैना खुद को वेद के लिए पूरी तरह तैयार कर चुकी थी। उसकी चाल में अब एक खास आत्मविश्वास था और वो जानती थी कि वेद उसकी इस सिडक्टिव तैयारी से इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकेगा। वहीं कुछ देर के इंतजार के बाद वेद जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसे माहौल पूरी तरह बदला बदला सा लगा। हल्की रोशनी, कमरे में बिखरी गुलाब की पंखुड़ियां, जलते हुए कैंडल्स की खुशबू, ये सब देखकर वो कुछ पल के लिए सन्न रह गया। उसे इस तरह के सरप्राइज की उम्मीद नहीं थी। उसकी नजरें पूरे कमरे में घूम रही थी। हर कोने में नैना की सजावट की झलक थी, लेकिन नैना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी।
वो कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे अपनी पीठ पर हल्की छुअन महसूस हुई। इससे पहले कि वो मुड़ पाता, नैना ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। वेद कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत खड़ा रहा। नैना की गर्म सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। वेद मुस्कुरा दिया, वो जानता था ये नैना ही थी। वेद ने धीरे से कहा, ये सब क्या है नैना? सवाल पर ध्यान मत दो, मेरी बात का जवाब दो। क्या मैं तुम्हें सरप्राइज कर पाए? नैना की शरारत भरी आवाज ने वेद के कानों में हल्की सी गुदगुदी कर दी। वो इस वक्त मदहोश लग रही थी और अपने पति को मदहोश करके उसका प्यार पाना चाहती थी। वेद ने मुस्कुराते हुए उसकी बाहों को अपने हाथों से थाम लिया और धीरे धीरे मुड़कर उसे देखा। नैना की आंखों में एक खास चमक थी और वह अपनी सेक्सी रेड सिल्क की ड्रेस में बेहद खूबसूरत और सिडक्टिव लग रही थी। उसकी मुस्कान में एक शरारत थी और वेद को यह अंदाज बेहद पसंद आया। नैना की क्लीवेज साफ साफ दिख रही थी और उसके उभार भी हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे। तुमने तो मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया। यू आर लुकिंग वेरी सेक्सी वाइफी। वेद ने हल्के से उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा। उसकी आंखों में एक खास दीवानगी थी जो नैना की तैयारी और सिडक्टिव रूप को देखकर और भी बढ़ गई थी। वेद ने नैना के कमर पर हाथ रखते हुए उसके बालों में एक हाथ से हल्की पकड़ बनाई और बालों को नीचे की तरफ किया तो नैना के उभार पूरी तरह से सामने हो गए। वेद ने उन उभारों पर अपने होंठ रख दिए। नैना की हल्की सी सिसकी निकल गई। आह! वेद नैना के इस रूप को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने महसूस किया कि वेद नीचे से हार्ड हो गया था और खुद नैना ने भी ये महसूस किया था। नैना ने जैसे ही ये महसूस किया, वेद के थाई पर से उसके पाट पर हाथ रखकर वो मुस्कुरा दी और शरारत से बोली, आज की रात सिर्फ हमारी है पतिदेव। उसकी आवाज में एक खास सिडक्शन था जो वेद को और भी ज्यादा उसकी तरफ खींच रहा था। वेद ने नैना की कमर को अपने हाथों से घेरते हुए कहा, तुम्हारी इस तैयारी ने तो रात को और भी खास बना दिया। वेद और नैना के बीच माहौल में एक अलग सी गर्माहट भर गई थी। कमरे में धीमी रोशनी और हल्की हल्की महक, सब कुछ रोमांटिक महसूस हो रहा था। वेद ने नैना को अपने और करीब खींचते हुए धीमी आवाज में कहा, तो आज की रात कुछ खास प्लान किया है? ये कहते हुए वेद मुस्कुरा दिया। इतना तो समझ ही गया था कि नैना आज क्या करने के मूड में थी। उसने अपने उंगलियों को नैना के चेहरे पर चलाते हुए उसकी आंखों में नशे को छाते देख रहा था मानो। वहीं वेद की बात सुनकर नैना ने मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में जवाब दिया, खास? तुमने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है। रात अभी लंबी है और हम दोनों एक कमरे में बंद है। नैना के होठों पर शरारत टहल रही थी। नैना वेद के आगे आ गई और उसके सीने पर अपने होठों को रखकर हल्के से चुम लिया। वेद की सांसें गहरी होने लगी। उसने खुद को संभाल लिया। फिर वेद ने नैना की बात को पकड़ते हुए मजाकिया लहजे में कहा, अभी देखा नहीं है या दिखाने का इरादा नहीं है? दोनों कुछ ऐसे बात कर रहे थे जिसने डबल मीनिंग निकल रहा था और जो दोनों बखूबी समझ रहे थे। नैना उसकी बात पर हल्के से हंसी और फिर थोड़ा झुककर वेद के कान में उसके ईयरलोब को अपनी मुलायम होठों से छूते हुए धीरे से बोली, इरादा तो पूरा है, बस तुम देख पाओगे या नहीं, ये तो रात बताएगी मिस्टर पतिदेव। नैना के इस सिडक्टिव अंदाज पर वेद को बहुत प्यार आया। उसने घुमाकर नैना को अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसके दोनों गालों को अपने हथेली में भरते हुए उसने कहा, अब जब इतनी तैयारी की है तुमने, तो पूरी रात भी संभाल लूंगा, डोंट वरी। नैना ने उसकी शरारत भरी बातों पर चुटकी लेते हुए कहा, तुम्हारी बातें भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होती हैं वेद, पहले धीमी फिर अचानक तेज। आज नैना कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में थी। उसे वेद पर बहुत प्यार आ रहा था। उसकी जिंदगी में वेद अंधेरे में रोशनी की तरह था। वो छात्र कीमत पर उसे और उसके प्यार को खोना नहीं चाहती थी। नैना ने वेद के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए बोली, क्यों ना तुम पहले शॉवर लेकर फ्रेश हो जाओ। वेद ने उसे शरारत भरी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अकेले शॉवर? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी भी जरूरत होगी? तो फिर? नैना ने सवालिया नजरों से पूछा। वो वेद का मतलब अच्छे से समझ रही थी। तभी वेद ने अचानक नैना को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लिया और बोला, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इतना कहते हुए वेद ने बिना देर किए नैना को अपनी बाहों में उठा लिया और सीधे बाथरूम की ओर ले चला। शॉवर के नीचे पानी की धार दोनों पर गिरने लगी। अपनी रेड सिल्क की ड्रेस में नैना और भी ज्यादा हॉट लग रही थी। उसकी ड्रेस भीग गई थी और इस कारण से वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके उभार ड्रेस भीगने के कारण दिखाई देने लगे थे। वेद नैना को एकटक देखे जा रहा था। दोनों की धड़कनें तेज और माहौल इंटेंस हो गया था। वेद ने होले से अपने हाथ नैना के उभारों पर रख दिए। वो उन्हें फील करना चाहता था।
नैना की सांसें गहरी हो गई। नयन के उभारों को हाथ से सहलाते हुए वेद ने नैना की आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, इस वक्त जितना करीब हम हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ थम गया है। मैंने ऐसा कुछ पहले महसूस नहीं किया नैना। नैना ने जब ये सुना तो उसकी धड़कन बिजली की स्पीड जितनी तेज हो गई। क्या मतलब कि उसने ऐसी फीलिंग कभी महसूस नहीं की? क्या उसकी जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं थी? वेद की जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी। ये सोचकर नैना को अंदर ही अंदर खुशी महसूस हो रही थी। वो अपने आप को लकी मान रही थी। वेद की बातों को सुनकर उसने शर्म से नजर झुकाई जरूर, लेकिन वो नजर झुकाते हुए बोली, तो फिर क्यों ना इस पल को और लंबा खींचें? मैं भी इस पल को जीना चाहती हूँ। शॉवर के बीच दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। पानी की बूंदें उनके शरीरों पर गिर रही थीं और उनके बीच का रोमांस अपने चरम पर था। वेद ने नैना को बेहद कोमलता से छुआ। उसकी उंगलियां नैना के गीले बालों से खेलते हुए उसके कंधों पर फिसल रही थीं। नैना के बदन से वेद ने उसके रेड सिल्क वाली ड्रेस को हटा दिया और प्यार से उसके बदन पर किस करने लगा। नैना की सिसकियां वॉशरूम में गूंजने लगी। वो दोनों इस पल में सब कुछ भूल गए थे। वेद नैना की पीठ से होते हुए उसकी पूरी बॉडी को अपने होठों से छू रहा था। कुछ देर शॉवर में बिताने के बाद वेद ने अचानक नैना को अपने हाथों में उठा लिया। बिना कुछ कहे वो उसे बाथरूम से बाहर ले आया। नैना उसे ही देख रही थी। वो दोनों अब वॉशरूम से बाहर आ गए थे। नैना की बॉडी पर अब केवल व्हाइट तौलिया था और उसके बाल भीगे हुए थे। नैना ने थोड़ी हंसी और शरारत भरी आवाज में कहा, अब क्या प्लान है? वेद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्लान तो यही है कि इस रात को कभी खत्म न होने दूं। आखिर तुमने आज इतना सब कुछ मेरे लिए किया है। वेद ने नैना को टॉवल में ही आईने के सामने बैठा दिया और उसके बालों को सुखाने लगा। नैना को वेद पर प्यार आ रहा था। बाल सुखाने के बाद वेद ने नैना के डेकोरेट किए हुए टेबल की ओर देखा और बोला, चलो पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आज की रात मैं तुम्हें खाऊंगा, क्या कहती हो? वेद ने नैना की ओर देखकर अपनी एक आंख ब्लिंक कर दी। नैना हल्के से मुस्कुरा दी। वो दोनों डिनर करने के लिए नैना के लगाए टेबल पर बैठे ही थे कि तभी वेद का फोन बजने लगा। वेद ने फोन स्क्रीन की तरफ देखा और उसे इग्नोर किया। नैना मुस्कुराई और प्लेट लगाने लगी। तभी घंटी एक बार फिर बजी, फिर 2 बार बजी और लगातार बजने लगी। नैना ने वेद की तरफ देखा और बोली, रिसीव इट, मे बी देयर इज सम अर्जेंट वर्क। नैना की बात मनाकर वेद ने कॉल पिक की। फोन के दूसरी साइड से सुप्रिया की आवाज आई, हेलो वेद, मैं सुप्रिया। वेद ने सुप्रिया का नाम सुना और वो फोन रखने ही वाला था कि तभी सुप्रिया आगे बोली, वेद, वो रागिनी आंटी, उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। मैंने उन्हें सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। वॉट? लेकिन कब? रुको मैं आता हूँ। सुप्रिया, तुम वहीं रहना। वेद ने एक सांस में कहा और फोन पर बात करते हुए ही वो वहां से निकल गया। उसने नैना को इशारों में कहा कि वो अभी जा रहा है। नयन भौचक्की रह गई। वेद उसे यूं इस माहौल में छोड़कर चला गया था। आज नैना ने सब कुछ कितना रोमांटिक किया था। आज वो अपनी तरफ से पहला कदम बढ़ा रही थी और ये सब कुछ किया, लेकिन वेद चला गया। नैना के आंख में आंसू आ गए और अचानक ख्याल आया, सुप्रिया। नैना के दिमाग में सुप्रिया का ख्याल घूमकर रह गया। बुझे मन से नैना ने अपने कपड़े बदल लिए और बिना कुछ खाए ही बेड पर चली गई। दूसरी तरफ शालीमार बंगलो रात कब की हो चुकी थी। रिद्धिमा कमरे में थी और अथर्व कमरे से बाहर अपने स्टडी रूम में था। उसके मन में हलचल हो रही थी कि वो रिद्धिमा के कमरे में जाए या ना जाए। बहुत सोचने के बाद अथर्व ने रिद्धिमा के कमरे में जाने का फैसला किया। अथर्व ने हल्के से अपने कमरे का दरवाजा खोला। रिद्धिमा अभी भी उसी भारी लहंगे में थी। रिद्धिमा ने पलटकर अथर्व की तरफ देखा। उसकी धड़कन तेज हो गई और आंखों में आंसू की बूंद उभर आए। अगर उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होता तो आज की रात वो निखिल की बाहों में होती। रिद्धिमा ने एक नजर अथर्व की परछाई को देखा और दूसरी तरफ सर घुमा लिया। आखिर आज वो पल आ गया था जिसके बारे में दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था। रिद्धिमा और अथर्व की सुहागरात। कमरे में हल्की हल्की मोमबत्तियों की रोशनी फैली हुई थी और बाहर खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आकर पर्दों को हल्का सा हिला देता। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जिसे दोनों के बीच के ऑकवर्ड सन्नाटे ने और गहरा बना दिया था। अथर्व अपने मन में उलझनों से घिरा हुआ था। वो रिद्धिमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन जानता था कि यह प्यार एक तरफा था। रिद्धिमा की नजरों में जो दर्द और उलझन थी वो साफ दिख रही थी। वो किसी और से प्यार करती थी और यह शादी एक मजबूरी बन गई थी। ऐसे में अब दोनों एक कमरे में थे और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस हालात में क्या किया जाए।
रिद्धिमा बेड के किनारे बैठी थी, उसकी उंगलियां बार बार उसकी लहंगे के पल्लू को पकड़ रही थी और वह बिना कुछ कहे खिड़की के बाहर देख रही थी। अथर्व ने उसकी इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसे भी नहीं मिल रहे थे। आखिरकार उसने धीरे से कहा, रिद्धिमा। अथर्व के मुंह से अपना नाम सुनकर रिद्धिमा ने उसकी तरफ देखा। अथर्व आगे बोला, मैं जानता हूं कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। मैं तुम्हें किसी भी तरह की जबरदस्ती या मजबूरी महसूस नहीं होने दूंगा। प्लीज कंफर्टेबल हो जाओ। रिद्धिमा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में गहरी थकान और उलझन थी। उसने धीरे से कहा, अथर्व, मैं समझती हूं कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। मेरे दिल में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें इस शादी में फंसा दिया है। अथर्व ने अपने दिल पर भार महसूस किया और खुद के दिल को संभालते हुए उसने उसकी बात समझते हुए कहा, रिद्धिमा, मुझे मालूम है कि तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है, और मैं इसे कभी नहीं बदल सकता। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ इतना चाहता हूं कि हम एक दूसरे को थोड़ा वक्त दें। शायद वक्त के साथ हम एक दूसरे को समझने लगें। रिद्धिमा कुछ नहीं बोली। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा पहले से थोड़ा हल्का था। रिद्धिमा ने थोड़ी देर के बाद कहा, शायद वक्त ही हमें इस रिश्ते के बारे में सही जवाब दे सके, लेकिन अभी मुझे अकेले रहने दो, प्लीज। अथर्व ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और बेड से उठकर धीरे से कहा, ठीक है, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। तुम आराम करो। अगर कभी तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो मैं यहीं हूँ। अथर्व बिना कोई और बात किए कमरे से बाहर चला गया और रिद्धिमा अकेली रह गई, अपने विचारों में डूबी हुई। अथर्व के कमरे से बाहर जाते ही रिद्धिमा अपने बिस्तर पर तकिए को पकड़कर लेट गई और फुट फुट कर रोने लगी। जाने कब से उसने अपने आंसू अपने मन में दबा रखे थे। वो अब पूरी तरह सरे टूट चुकी थी और फुट फुट कर रो रही थी। उसने अपने भारी लहंगे को भी नहीं निकाला था। सुबह से शाम तक वो उसी लहंगे में थी जो उसने शादी में पहने हुए थे। दूसरी तरफ अथर्व अपने स्टडी रूम में आकर काउच पर लेट गया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बस उन्हीं लम्हों को याद कर रहा था जो अभी आज हुई थी। कहाँ एक दिन पहले तक वो रिद्धिमा को खो देने के गम में था और कहाँ आज रिद्धिमा उसकी होने के बाद भी उसकी नहीं थी। अपने अपने कमरों में जाने कब उन दोनों को नींद आ गई, उन्हें इस बात का पता ही नहीं लगा। दूसरी तरफ वेद की कार सिटी हॉस्पिटल के बाहर रुकी। वो लगभग दौड़ते हुए हॉस्पिटल के उस विप वार्ड में पहुंचा जहां पर पहले से ही उसकी मां रागिनी को एडमिट कर दिया गया था। सुप्रिया वहीं पर थी। वो घबराई हुई थी और बहुत ज्यादा सहमी हुई भी थी। अपनी मां रागिनी को बेहोश देखकर वेद घबरा गया। उसने जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाया। वो डॉक्टर को फोन लगाने ही वाला था कि तभी सुप्रिया उसके पास आ गई। सुप्रिया ने वेद के कंधे पर हाथ रखा और बोली, वेद रिलैक्स, आंटी अब ठीक है। उन्हें माइनर हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन मैं उन्हें टाइम से ले आए तो सब ठीक हो गया है। वेद ने सुप्रिया की बात सुनी। उसने सुप्रिया से कहा, थैंक यू सुप्रिया, लेकिन जब तक मैं मॉम को एक अच्छे डॉक्टर से नहीं दिखा लूंगा, मुझे अच्छा फील नहीं होगा। वेद ने इतना कहा और फोन लगाने लगा। वो अशोक को फोन लगा रहा था। फोन का स्पीकर तेज था। अशोक ने जैसे ही फोन रिसीव किया, उसने हंसते हुए कहा, ओह, तो मिस्टर कपूर को याद आ ही गए अपने इस बंदे की। मुझे तो लगा कि भाभी से मिलने के बाद भूल गए मुझे। जैसे ही अशोक की आवाज फोन पर सुप्रिया ने सुनी, उसके कान खड़े हो गए। वो हैरान भी हुई। अशोक किस बारे में बात कर रहा था? कौन भाभी? सुप्रिया और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगी। वहीं वेद ने तुरंत थोड़ी दूर जाकर अशोक से गुस्से में कहा, डोंट टॉक नॉनसेंस, कम टू द सिटी हॉस्पिटल क्विकली। वेद की सख्त आवाज सुनने के बाद और हॉस्पिटल का नाम सुनने के बाद अशोक ने जल्दी से कहा, हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। अशोक समझ गया था कि मामला सीरियस था। वहीं फोन कटने के बाद वेद अपनी मां के कमरे के बाहर खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। तभी सुप्रिया भी उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। सुप्रिया ने वेद से सिंपैथी जताते हुए कहा, वेद डोंट वरी, आंटी विल बी फाइन। वेद ने कुछ नहीं कहा। वो अभी भी रागिनी जी की तरफ देख रहा था। वेद के पिता के जाने के बाद रागिनी जी काफी अकेली हो गई थी और वेद चाहकर भी उनके पास नहीं रह सकता था। वेद को काफी काम होता था और फिर नैना को लेकर भी उसे टेंशन थी। उसने रागिनी जी को अपने साथ आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वेद उन्हें एकटक देख रहा था। सुप्रिया भी शांति से वेद के पास खड़ी थी और फिर कुछ देर बाद धीरे से वेद के हथेली पर हाथ रखते हुए बोली, वेद, क्या तुम नाराज हो? आई एम सॉरी ना, मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ।
सुप्रिया की बात सुनकर वेद सख्त हो गया। उसने सख्ती से कहा, सुप्रिया, बात पहले ही खत्म हो चुकी है। सुप्रिया को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। वो अब फिर शांत हो गई। तभी वेद ने उससे कहा, थैंक यू सो मच सुप्रिया, लेकिन अब तुम यहां से जा सकती हो। मैं मैनेज कर लूंगा। टाइम पे मेरी मॉम को तुम हॉस्पिटल लेकर आए हो, इसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, और जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वैसे तो सुप्रिया को हॉस्पिटल्स पसंद नहीं थे, लेकिन उसने वेद के सामने अच्छा बनने के लिए वेद से कहा, नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कि आंटी को होश नहीं आ जाता। मैं आंटी से मिलकर जाऊंगी। लेकिन वेद कुछ कहने ही वाला था कि सुप्रिया बोली, लेकिन कुछ नहीं। मैंने कहा ना, मैं आंटी के होश में आने के बाद जाऊंगी। वेद ने सुप्रिया की बात सुनी और वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहां पर डॉक्टर अशोक आ गया। डॉक्टर अशोक वेद का बेस्ट फ्रेंड भी था। अशोक के वहां आते ही वेद ने उसे रागिनी जी के बारे में बताया। अशोक ने वहां के डॉक्टर से कंसल्ट किया और फिर खुद रागिनी जी का चेकअप करने लगा। वेद को किसी अन्य डॉक्टर पर भरोसा नहीं था। वहीं अशोक ने रागिनी का चेकअप करके वेद को एक तरफ बुलाया। उसकी आवाज गंभीर थी, लेकिन उसने वेद को धैर्य रखने की कोशिश की। वो बोला, डोंट वरी वेद, रागिनी आंटी की हालत अभी स्टेबल है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से आराम की जरूरत है। हार्ट अटैक मामूली नहीं था, और अगर आगे ध्यान नहीं रखा तो फिर से परेशानी हो सकती है। अशोक की बात सुनकर वेद परेशान हो गया। वेद की चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर अचानक अपने हाथ से माथा पकड़ते हुए बड़बड़ाया, मुझे लग रहा था कुछ गलत हो रहा है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। माँ की तबीयत खराब हो रही थी और मैं वहां घर पर। वेद को बुरा लग रहा था। वो अपनी जान बचा सके और सुकून से रह सके, इसके लिए वो एक अलग ही विला में रह रहा था, जबकि उसकी माँ एक अलग घर में उन लोगों के बीच थी जो उन्हें प्यार ही नहीं करते थे। अशोक ने देखा वेद परेशान हो रहा था तो उसने उसकी बात काटते हुए कहा, वेद, यह वक्त खुद को दोष देने का नहीं है। तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है और उनका पूरा ध्यान रखना है। मैं यहाँ हूँ, चिंता मत करो, हम उन्हें पूरी तरह से ठीक करेंगे। वेद ने एक गहरी सांस ली और फिर हॉस्पिटल के कॉरिडोर की तरफ देखने लगा, जहां सुप्रिया खड़ी थी। वो रह रहकर वेद के पास आना चाहती थी, लेकिन वेद की गंभीरता को देखकर पीछे हट जाती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो वेद को नाराज कर दे। तभी अशोक ने वेद की तरफ देखा और पूछा, वेद, क्या आंटी जी की तबीयत के बारे में तुमने नैना को बताया? वेद ने ना में सर हिला दिया। वहीं सुप्रिया के कान तो खड़े ही थे अशोक और वेद की बात सुनने के लिए। उसने सोचा, ये नैना, आखिर कौन है ये नैना? क्या रिश्ता है वेद का नैना से? वो बात सुनना चाहती थी, इसलिए चलकर वेद की तरफ आने लगी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर वेद के पास आकर कहा, वेद, मैं जानती हूँ कि ये वक्त मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। आंटी जी की फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। उसकी ये बात सुनकर वेद ने एक निगाह सुप्रिया की तरफ डाली, फिर सिर हिलाते हुए बोला, सुप्रिया, अभी मेरी माँ सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी बातों का समय नहीं है। सुप्रिया ने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ, मैं समझती हूँ। मैं बस तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, बस इतना कहना चाहती थी। सुप्रिया की बातों में सच्चाई कम और खुद को वेद के करीब दिखाने की कोशिश ज्यादा थी। वो बार बार कोशिश कर रही थी कि वेद उसकी ओर ध्यान दे, लेकिन वेद का सारा फोकस सिर्फ रागिनी पर था। उसे बार बार अपनी माँ की हालत सोचकर घबराहट हो रही थी और उसे इस वक्त किसी भी तरह का कोई और तनाव नहीं चाहिए था। वेद ने अशोक की ओर देखा और फिर रागिनी की ओर जाते हुए बोला, मैं माँ के पास रहूंगा, अगर कुछ भी जरूरी हो तो मुझे बताना। सुप्रिया ने निराश होकर वेद को जाते देखा, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। वहीं अशोक वेद के पीछे गया और बोला, वेद, मुझे लगता है कि मैं जाकर नैना को यहाँ ले आऊं। यही वक्त है जब आंटी जी को नैना भाभी से मिल लेना चाहिए। और वैसे भी मुझे लगता है कि नैना भाभी के साथ रहकर उनसे बात करके आंटी जी अकेला फील नहीं करेगी। वेद ने हाँ में सर हिला दिया। अपनी माँ के पास बैठे हुए वेद को याद आया कि उसने नैना को किस कंडीशन में छोड़ दिया था। वेद को अचानक गिल्ट महसूस होने लगा और नैना की याद आने लगी। वेद ने तुरंत अशोक को रोका और उससे बोला कि नैना को रात में परेशान करने की जरूरत नहीं है, उसे दिन में बुलाकर रागिनी जी से मिलवा देगा, साथ ही तब तक रागिनी जी होश में आ जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।